नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश रैपिड टेस्ट का झोल, इसमें आपका स्वागत है। इधर टेस्ट उधर रिजल्ट, ये दावा था चीन की रैपिड टेस्ट किट बनाने वाली कंपनियों का। इस दावे के बाद दुनिया भर में इस रैपिड किट की मांग तेजी से बढ़ गई। भारत ने भी लाखों की संख्या में किट मंगाई। उम्मीद थी कि इससे कोरोना से लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी, लेकिन किट अब फेल होती दिख रही है। राजस्थान समेत कई राज्यों ने रैपिड टेस्ट के नतीजों को संदिग्ध पाया है। इसको लेकर के अब चिंता बढ़ गई है। आनन फानन में सरकार ने किट पर रोक तो लगा दी है, मामले में जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। अब फिलहाल पुराने तरीकों से ही टेस्टिंग की जाएगी। और आज अपने खास शो में हम यही जानेंगे कि ये रैपिड टेस्टिंग, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और अब इसमें कैसा झोल नज़र आ रहा है। साथ ही बात होगी दूसरे विकल्पों की भी कि अगर ये रैपिड टेस्टिंग भी फेल हो रही है तो अब कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रहेगा। और अगली बार जब आप टेस्टिंग कराने जाएं या फिर आपके कोई रिश्तेदार को, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है, अगर वो टेस्ट कराने जाएं तो उनको किस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टरों से क्या पूछना चाहिए टेस्ट के बारे में, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। रैपिड टेस्ट किट, कोरोना पर काबू पाने की एक उम्मीद। दावा था कि ये किट महज आधे घंटे में ही इंसान के कोरोना से पॉजिटिव होने या न होने की पुष्टि कर देती है, लेकिन कई राज्यों ने इस उम्मीद पर सवाल उठा दिए हैं। राजस्थान में तो रैपिड टेस्ट किट ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ही नेगेटिव बता दिया। राज्य में 95% नतीजे गलत पाए गए। टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे, दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है। कोरोना की जांच में तेजी लाने के लिए सरकार ने चीन से 9.5 लाख रैपिड टेस्ट किट मंगाए थे। इनमें से 5.5 लाख किट अलग अलग राज्यों को बांटे जा चुके हैं। लेकिन अब राजस्थान के अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी सहित कई राज्यों में जांच के नतीजे गलत आए हैं। कई मामलों में 6% से 71% तक वेरिएशन आ रही है। आगे बढ़ें उससे पहले जान लीजिए कि रैपिड टेस्ट किट आखिर है क्या। रैपिड टेस्ट के जरिए शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है। इसके लिए कोरोना के लक्षण मिलने के 14 दिन बाद व्यक्ति के खून के नमूने लिए जाते हैं। रैपिड टेस्ट से पता चलता है कि व्यक्ति के खून में कोरोना वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज काम कर रही हैं या नहीं। इससे ये पहचानने में भी मदद मिलती है कि व्यक्ति पहले से संक्रमित है या नहीं। दावा है कि महज आधे घंटे में ही रैपिड टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अब रैपिड टेस्ट किट पर गंभीर सवाल उठने के बाद सरकार एक्शन में आई और आईसीएमआर ने 2 दिन तक किट इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे। रैपिड टेस्ट किट पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन एक और तरीका है जिससे कोरोना की जांच की जाती है और वो है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR टेस्ट का पूरा नाम रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन टेस्ट है। इसमें संदिग्ध की नाक, मुंह, गले या फेफड़े से सैंपल लेकर जांच लैब भेजी जाती है। सैंपल RNA पर आधारित होता है। इस टेस्ट में मरीज के शरीर में RNA जीनोम के सबूत खोजे जाते हैं। इसके नतीजे काफी हद तक सटीक आते हैं, लेकिन इन्हें आने में 4 से 6 घंटे का वक्त लगता है। इनके अलावा कोरोना संक्रमण टेस्ट में क्या क्या शामिल हैं वो भी जान लीजिए। स्वाब टेस्ट, इस टेस्ट में एक कॉटन स्वाब से गले या नाक के अंदर से सैंपल लेकर टेस्ट किया जाता है। नेजल एस्पिरेट, नाक में एक सोल्यूशन डालने के बाद सैंपल कलेक्ट कर उसकी जांच की जाती है।
ट्रिशल एस्पिरेट। ब्रोंकोस्कोप नाम की एक पतली ट्यूब आपके फेफड़े में डालकर वहां से सैंपल लेकर उसकी जांच की जाती है। सेप्टम टेस्ट, ये फेफड़े में जमा मटेरियल या नाक से स्वाब के जरिए निकाले जाने वाले सैंपल का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट, इस तरह के सभी सैंपल को जुटाने के बाद कोरोना वायरस के हिसाब से इसका विश्लेषण किया जाता है। कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के लिए इनका ब्लैंकेट टेस्ट किया जाता है। चीन की रैपिड टेस्ट किट के फेल होने के बाद राज्य आरटी-पीसीआर टेस्टिंग पर ही भरोसा जता रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने भी चीन से ऑर्डर कैंसिल कर मानेसर में बन रही कोरोना टेस्टिंग किट से जांच की बात की है। इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट और अस्पताल भी कोरोना की टेस्टिंग किट बनाने के दावे करते रहे हैं। हालांकि उन्हें आईसीएमआर से मान्यता मिलने का इंतजार है। वैसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी चीन की इस रैपिड टेस्ट किट पर कई सवाल उठ चुके हैं। भारत ने करीब 5.5 लाख रैपिड किट का ऑर्डर चीन की कंपनियों से मंगाया था। एक किट की कीमत करीब 600 रुपए बताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में चीन के किट नकली या घटिया क्वालिटी के हैं? आखिर क्या है रैपिड टेस्ट का झोल? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से चाइनीज किट यहाँ पर फ्लॉप हो रहा है और उसके ऊपर न सिर्फ भारत में सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि दुनिया के कई देशों ने रैपिड किट पर ये सवाल खड़े किए हैं कि जो जांच की रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन साहब हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं IMA के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर MC मिश्रा, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा। हालांकि सरकार ने 2 दिन के लिए रोक लगाई है और ये कहा है कि 2 दिन के बाद सरकार इस स्थिति में होगी कि इस पर कोई क्लियर गाइडलाइन सामने लाए, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि जो शुरुआती रिपोर्ट आई राजस्थान में जो पॉजिटिव है उसकी रिपोर्ट ही नेगेटिव आ गई, 97% तक अलग डिफरेंस आ रही है जांच रिपोर्ट में, तो आपको लगता है कि एहतियातन चाइनीज किट से टेस्ट करना बंद कर देना चाहिए? मृत्युंजय, मुझे 1 मिनट का वक्त दें तो मैं थोड़ा बता दूं कि जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हमारे पास उपलब्ध है कोविड के लिए, उसमें एक है RNA बाई RT-PCR जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है और इसकी जो पॉजिटिविटी है पहले 7 दिन में इन्फेक्शन के बहुत अत्यधिक होती है। उस दौरान एंटीबॉडी टेस्ट अगर हम करेंगे तो उसमें निगेटिव होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि एंटीबॉडीज बनी ही नहीं है उस दौरान। अगर यही टेस्ट हम RNA RT-PCR एंटीबॉडी टेस्ट 8 से 14 दिन के बीच में करते हैं संक्रमण के, तो एंटीबॉडी टेस्टिंग की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो 90% तक पहुंच जाती है और उसमें IgM ज़्यादा होता है शुरू में और IgG 2 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो सीरो कन्वर्जन को दर्शाते हैं कि शरीर में वायरस है और उससे लड़ाई की क्षमता रोगी में डेवलप हो रही है। इसी प्रकार अगर हम 15 से 39 दिन के बीच में अगर करते हैं तो एंटीबॉडी की जो सेंसिटिविटी है पता लगने की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो 80 से 100% तक हो जाती है। तो अब ये विश्लेषण ICMR करेंगे कि ये जो पेशेंट्स में जिसमें ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट फेल हुआ है वो किन पेशेंट्स में फेल हुआ है। अगर ये लक्षण के 7 दिन के अंदर हुआ है तो फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये टेस्ट उसमें कामयाब होते ही नहीं। उसमें तो RT-PCR अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है तो RT-PCR से ही करना चाहिए क्योंकि वही गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसमें भी 10 से 30% फॉल्स नेगेटिव होने की संभावना होती है जो सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट और उसका कारण होते हैं कई सारे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा विश्लेषण करना चाहिए इससे पहले कि हम इसको डिस्कार्ड करें या इस पे सवालिया निशान लगाएं। तो मैं समझता हूँ, और दूसरी बात यह है कि किट फॉल्टी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और अगर ऐसा है तो वो कंपनी को किट रिप्लेस करने पड़ेंगे और उसके बाद ये टेस्ट, इस टेस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो इन्फेक्शन होने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जैसे मैं हूँ, मुझे कोरोना है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो इन्फेक्शन 1 हफ्ते पहले लगाए तो इसके पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा होगी और इसीलिए इस टेस्ट को लाया जाता है कि इस RT-PCR एक सीमित नंबर में कर सकते हैं
अनलिमिटेड नंबर में नहीं होता, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। उसका सैंपलिंग कलेक्शन भी नेजोफेरेंजियल या ओरोफेरेंजियल, मुंह से या नाक से, या स्पुटम जो वायरस में होता है उसमें, क्योंकि वायरस उसमें देखा जाता है डायरेक्ट, इसलिए उसकी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और इसमें इनडायरेक्ट एविडेंस है कि हमारे शरीर में वायरस पहुंचा, वायरस को लड़ने के लिए शरीर ने काम शुरू किया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनी शुरू में, और बाद में आईजीजी बनी, तो उस पर फिर मरीज ठीक हो जाता है और शायद इससे इम्यूनिटी हमेशा के लिए मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि आईसीएमआर का निर्णय बिल्कुल ठीक है कि अभी इसको थोड़ा सस्पेंड करके फिर से उन किट्स की गुणवत्ता की जांच की जाए, और अगर फिर भी वो उसमें क्षमता नहीं है और उसमें गुणवत्ता में दिक्कत है, तो वो किट रिप्लेस करने पड़ेंगे, और फिर आगे इसको दोबारा या तो किसी और सोर्स से आउटसोर्स करें, क्योंकि दो ही कंपनी बना रही है। इसमें समस्या क्या है, आज ये रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स चाइना में बन रही है, साउथ कोरिया में बन रही है, और दोनों के पास ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं सारी दुनिया से, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे भारत हो, और इसमें हो सकता है जल्दी में कहीं ना कोई गुणवत्ता में झोल है, जैसे आप कह रहे हैं। और इसको जांचना, इसको पकड़ना और इसको कंफर्म करना बहुत गंभीर बात है, और इसको बिल्कुल किया जाना चाहिए। तब तक हमारे पास आरटीपीसीआर तो रहेगा ही, उससे तो टेस्टिंग होती ही रहेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसको देखना परखना बहुत ज़रूरी है, और जब एक बार पूरी तरह से ये यकीन हो जाए कि हाँ इसकी टेस्टिंग ठीक होगी, तभी इसको लागू करना चाहिए। तब तक आरटीपीसीआर के जरिए ही टेस्ट हो तो ये ठीक रहेगा। अब लेकिन डॉक्टर टंडन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो एक कॉमन मैन है, उनको नहीं पता होता है इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें कि आरटीपीसीआर से जांच हुई है या रैपिड टेस्टिंग से उनकी जांच हुई है। तो अब जब कोई कॉमन मैन जाता है अस्पताल में, तो वो कैसे इस बात को लेकर आश्वस्त हो, भरोसेमंद हो कि उनकी जो टेस्ट है वो ठीक जांच हुई है, और या जांच को लेकर उनके मन में कोई संदेह नहीं हो, इसको लेकर के एक कॉमन मैन को किस तरह के 2-4 सवाल डॉक्टर से पूछने चाहिए जब वो जांच कराने के लिए जाएं, ताकि वो अपने आप को इतना आश्वस्त हो जाए, कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ जांच बिल्कुल ठीक हुई है और जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल ठीक आई है। देव मृत्युंजय, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने अभी आपको बताया कि आरटीपीसीआर एक गोल्ड स्टैंडर्ड, और शुरू से इस बात पे डिस्कशन हो रहा है, और आईसीएमआर भी कह रहा है कि हमारा रैपिड टेस्ट जो हम कर रहे हैं, जिसको कि एंटीबॉडीज के लिए कर रहे हैं, वो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। डायग्नोसिस के लिए आपको रैपिड पीसीआर ही करना पड़ेगा, वही एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। एंटीबॉडीज टेस्ट का पर्पस सिर्फ एक ये डिसाइड करना होता है कि क्या उस एरिया में, जैसे आज वर्ड आया है कि मास टेस्टिंग जहाँ पर करनी होगी वहाँ पे एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट से सिर्फ आपको वहाँ पे ये पता चलेगा कि क्या यहाँ 10 दिन पहले किसी को इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद क्या अभी भी उसको इन्फेक्शन चल रहा है, या उसमें कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं, उसका सामना पता चलेगा कि उस टेस्ट के बाद से। पर अगर किसी को अपना टेस्ट कराना है फॉर कोविड, तो कोविड के डायग्नोस्टिक टेस्ट तो सिर्फ और सिर्फ रैपिड पीसीआर ही है। लोगों के मन में ये चीज़ बिल्कुल हमें हटानी पड़ेगी कि रैपिड टेस्ट जो आया है क्विक रिजल्ट देने के लिए, वो मास टेस्टिंग के लिए है, कि जहाँ पे आपके केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे 50 केसेस निकल आए हैं, तो आपने बाकी जनता को देखना है कि ये, क्योंकि जो 50 केस आए हैं उसके अंदर आपको 14-15 दिन का टाइम मिला है, क्योंकि 14 दिन का कम से कम 5 से 14 दिन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसके बीच का टाइम मिला है। तो उस बीच में न जाने और कितने लोग होंगे जिनको कि इस टेस्ट ने, इस बीमारी ने घेर रखा होगा। और अभी जो हमारे अंदाजन सारे निकल के आ रहे हैं हिंदुस्तान में, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस आना शुरू हो गए हैं बहुत। और जब एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव आएंगे तो उसमें आपको ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इसका आरटीपीसीआर करें या ना करें। तो उन जगहों पे जहाँ पे ये आपको शक हो रहा है कि ज्यादा केसेस हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप रैपिड टेस्ट करोगे और उससे एंटीबॉडीज का आपको पता चलेगा। अगर आईजीएम है किसी के अंदर पॉजिटिव, तो यानी कि उसको पिछले 15 दिन के अंदर हुआ है, और किसी में आईजीजी आईजीएम दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1 महीना हो गया है उसको इन्फेक्शन हुए।
तो किसी को अगर अपना टेस्ट कराना है कंफर्मेटरी, जो जा रहा है कोई भी आदमी, कोई भी मरीज या कोई भी नॉर्मल आदमी, तो उसका एंटीबॉडी टेस्ट नहीं होगा, रैपिड टेस्ट नहीं होगा, उसका सिर्फ पीसीआर होगा, क्योंकि पीसीआर ही कंफर्म कर सकता है कि उसमें इन्फेक्शन है या नहीं है। रैपिड टेस्ट मास डिटेक्शन के लिए है और या नहीं है, ये तय करने के लिए कि कितने लोगों को वहां पे फैला हुआ था। इट इज नॉट ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, ये बहुत ही हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, डिटेल में बताई, और बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो रैपिड टेस्ट है वो एक मास टेस्टिंग के लिए है। लेकिन अब डॉक्टर मिश्रा, मैं इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई संदेहास्पद व्यक्ति, यानी जिसको इस बात की आशंका हो कि उन्हें कोरोना हो सकता है, वो चाहे तो खुद पहल करके डॉक्टर के पास जाएं, हॉस्पिटल जाएं टेस्ट कराने के लिए, या उनको लेकर अगर जाया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर उनको ये बोलना चाहिए कि भाई आप मेरा RT-PCR टेस्ट ही करो, या डॉक्टर या वो हॉस्पिटल खुद ही उनका PCR टेस्ट ही करेंगे पहले? ये वहाँ पे ऑप्शनल होता है या कंपलसरी है कि PCR टेस्टिंग ही होगी? देखिए, उसमें फिर वही बात है, जैसे डॉक्टर टंडन ने कहा और मैंने पहले भी बताया कि ये जो RT-PCR है, RNA बाय RT-PCR, RNA वायरस का देखते हैं, उससे पता लगता है कि ये वायरस का RNA है और इसमें कंफर्म होता है। उसमें पेशेंट के थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस का होना जरूरी है, चाहे नेजोफेरिंजियल स्वाब में, ओरोफेरिंजियल स्वाब में या स्पुटम में। वायरस मिलना नहीं मिलेगा तो वो डायग्नोसिस नहीं कर सकता, RT-PCR से भी डायग्नोसिस नहीं हो सकती फिर। तो इसीलिए जो डॉक्टर टंडन ने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट इन कम्युनिटी, मैसिव कम्युनिटी में अगर हमें ये पता करना है कि इन्फेक्शन 15 दिन पहले इस कोहॉर्ट को हुआ है, इस ग्रुप को हुआ है, तो उसके लिए एंटीबॉडी देखना आवश्यक है, क्योंकि बाद के टाइम में, शुरू के 7 दिन अगर इन्फेक्शन है और सिम्टम्स है पेशेंट को, तो RT-PCR बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड है और वो पेशेंट कह सकता है कि मेरा RT-PCR से मेरा गले में खराश भी है, मुझे खांसी भी हो रही है, मुझे थोड़ी सी सांस की तकलीफ हो, उसमें तो मुझे लगता है वो खुद ही RT-PCR ही करेंगे, RNA ही देखेंगे। लेकिन अगर हमें कम्युनिटी में सर्विलेंस के लिए सेपरेट आउट करना है उन पेशेंट्स को जिनको इन्फेक्शन हो गया, बात खत्म हो गई, IgG बन गए, IgG अगर उसमें दिख जाता है तो ये समझो वो पेशेंट ठीक है, अदरवाइज उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें ये स्क्रीनिंग के लिए इसको कर सकते हैं। और इसकी सेंसिटिविटी लेटर 15 दिन के बाद, दूसरे हफ्ते से शुरू होती है और 15 दिन के बाद इसकी सेंसिटिविटी बढ़ती चली जाती है और RT-PCR की सेंसिटिविटी कम होती जाती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वायरस है ही नहीं, तो आप क्या देखेंगे RT-PCR में। इसीलिए नेगेटिव भी आते हैं। अगर देर में करेंगे हम उसको तो वो वायरस ने अपना अंदर शरीर में चला गया, थ्रोट में है नहीं, नेज़क नाक में है नहीं, तो वो पकड़ में नहीं आएगा। और इसीलिए वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, दूसरे हफ्ते में उसी RNA RT-PCR की जो सेंसिटिविटी है पकड़ने की इन्फेक्शन को, वो 70% करीब होती है पहले हफ्ते में, और दूसरे हफ्ते में वो गिर के 54% रह जाती है। तीसरे हफ्ते के बाद वो और कम होती चली जाती है, क्योंकि वायरस, वो पेशेंट ठीक होने लगता है और वायरस शरीर से निकल जाता है, और नहीं निकलेगा तो थोड़ा किसी में मिल सकता है। इसीलिए 45% 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक है, और 8 से 14 दिन तक करीब 54%, और शुरू में 70%, और 10 से 30% फॉल्स नेगेटिव होता है। इसीलिए उसको 2 बार 3 बार भी करना पड़ता है। और ये भी सुना होगा आपने कि कई बार पेशेंट का पहले नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आ गया, उसके बाद फिर किसी का पॉजिटिव आया और बाद में वो नेगेटिव हो जाता है जब पेशेंट ठीक हो जाता है, और उस समय एंटीबॉडी मिलेगी। इसमें एंटीबॉडी में भी ये समझना है, 2 तरह के टेस्ट हैं इसमें भी। एक है पॉइंट ऑफ केयर, जैसे लोग आजकल स्ट्रिप आती है, आप जाते हैं केमिस्ट से और उससे प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए या ग्लूकोज देखने के लिए स्ट्रिप ले लेते हैं, और वो कहीं पे भी कियोस्क लगा के वहां पे हो सकता है ये, और उसकी थोड़ी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी लैब में अगर सीरो कन्वर्जन देखें हम इसको। बेसिकली जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो ये दर्शाता है कि सीरो कन्वर्जन, यानी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, शरीर में इन्फेक्शन हुआ, शरीर इम्यून सिस्टम ने इससे लड़ाई की और एंटीबॉडी बन गई, और वो कंफर्मेटरी हो जाता है कि हाँ भाई इनको अभी इन्फेक्शन होकर चुका है। तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है ऐसा। ठीक है,
ठीक है डॉक्टर टंडन, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा पाएँ कि जब वो अगली बार टेस्ट के लिए जाएं तो सैंपलिंग का तरीका क्या होता है, रैपिड टेस्टिंग में किस तरह से सैंपल लिया जाता है और जो RT-PCR टेस्ट होता है उसमें किस तरह से सैंपल लिया जाता है, ताकि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो समझ पाएँ कि उनकी टेस्ट कौन सी हुई है, PCR वाली या रैपिड टेस्ट वाली। देखिए, रैपिड टेस्ट जो है वो ब्लड से किया जाता है और पीसीआर वाला जो है वो टेस्ट या तो थूक से किया जाता है या स्वैब लेके करते हैं या ब्रोंकोस्कोप को लंग्स में डाल के वहाँ से फ्लूइड निकाल के करते हैं। तो यहाँ पर जो भी स्वैब टेस्ट है या ब्रोंकोस्कोप से फ्लूइड निकाल के कर रहे हैं या नाक से स्वैब लेके कर रहे हैं या गले के पीछे के हिस्से से लेके कर रहे हैं, वो पीसीआर टेस्ट है। पीसीआर जिसमें कि वायरस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जब हम रैपिड टेस्ट की बात करते हैं, रैपिड टेस्ट इनफैक्ट आया ही जो इसीलिए सिर्फ आया है कि इसके लिए आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए। एक सिंपल टेस्ट होता है, आपने एक प्रिक किया फिंगर के ऊपर, एक ड्रॉप ब्लड आई और उस ब्लड को आपने, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन डालते हैं, डायबिटीज की स्ट्रिप में ब्लड को टच कर देते हैं, उस तरह से करके और फिर वेट करते हैं और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आने लगता है, लाइनें बन के कि IgM पॉजिटिव आ रहा है या IgG आ रहा है या IgM IgG दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और साथ में कंट्रोल पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंपल सी चीज है कि रैपिड टेस्ट आपका किसी लैब में कहीं भी कियोस्क में कहीं भी हो जाएगा, परंतु जब आप पीसीआर के लिए जाएंगे तो पीसीआर के लिए आपको कोई ना कोई एक ट्रेन्ड पर्सन एक हॉस्पिटल सिनेरियो में या कोई एक्सपर्ट एरिया बनाया जाएगा या कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट होगा जहाँ पे कोई आपका सैंपल लेगा, चाहे वो नाक से स्वैब ले चाहे वो गले से स्वैब ले। पर लंग्स वाला तो डेफिनेटली है कि बहुत ही सिक पेशेंट का हॉस्पिटल में ही होगा जिसमें ब्रोंकोस्कोप डाल करके फ्लूइड निकालते हैं। तो रैपिड, अच्छा, और दूसरा रैपिड टेस्ट में एक और टेक्नोलॉजी थी, अभी हम सिर्फ डायरेक्ट ब्लड से कर रहे हैं, पर शायद ये है कि विनी पंक्चर करके, यानी कि वेन से खून निकाल के और उसको रख के उसमें से या तो सीरम सेपरेट करते हैं या प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। प्लाज्मा और सीरम से भी रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो ये दोनों में बहुत ज्यादा रैपिड टेस्ट में एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, परंतु पीसीआर के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। ये बेसिक फर्क है ताकि आप ये समझ पाएं कि रैपिड टेस्टिंग क्या है और पीसीआर टेस्टिंग क्या है। इसीलिए हम आप डिटेल में बार बार अपने डॉक्टर से यही पूछ रहे हैं कि वो आपको समझा पाएं कि दोनों टेस्ट में फर्क क्या है। अब सर डॉक्टर मिश्रा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए 2 दिन के बाद ICMR ये कह देता है कि ठीक है रैपिड टेस्टिंग ठीक नहीं है, इसको हम रोक रहे हैं और दूसरे तरीके पर हम फोकस कर रहे हैं, तो क्या हमारे, चूंकि आपने मेडिकल रिसर्च में भी बड़ा काम किया है, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम बहुत जल्द अपने किट तैयार कर पाएंगे? क्योंकि हरियाणा ने कहा है कि जो मानेसर में किट बनाए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे जांच के लिए, तो क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं कि हम जल्द अपने एक भरोसेमंद किट को तैयार कर पाएं जांच के लिए? उसके लिए हम तैयार हैं क्या? देखिए, एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा जो डॉक्टर टंडन ने अभी कहा कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की रिपोर्ट बहुत जल्दी वहीं की वहीं मिल जाती है। इसमें जैसे एक तो पॉइंट ऑफ केयर जो हमने कहा कि कम्युनिटी में आप कर सकते हैं और वहीं की वहीं रिजल्ट मिल जाता है, और दूसरा लैब में होता है, जैसे डॉक्टर टंडन ने कहा, उसमें से सीरम अलग करके और उसमें फिर तो लैब में जो ये डायग्नोस्टिक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसकी भी रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो थोड़ी रिलायबल और ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज की क्वांटिटी भी वो देख लेते हैं। अब जो सवाल आपने किया कि क्या हम सक्षम हैं अभी, अगर देखो मृत्युंजय, अगर हम सक्षम होते तो चीन से किट मंगाने की आवश्यकता नहीं होती, तो हम कर ही लेते। अनफॉर्चुनेटली भारत में अभी रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कोई बना नहीं रहा है, तो प्रयत्न हो रहे हैं और अगर मानेसर में वो प्रयत्न कामयाब हो जाते हैं तो हो सकता है बहुत जल्दी भी करेंगे, तो भी क्योंकि इन चीज़ों में समय लगता है, इसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस और वो सब बहुत सारे इसमें रेगुलेशंस हैं कि जब तक वो रिलायबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितनी सेंसिटिविटी है, कितनी स्पेसिफिसिटी। अब कुछ साउथ कोरियन कंपनीज जैसे हैं वो कहती हैं उनकी रैपिड डायग्नोस्टिक किट की सेंसिटिविटी 98% है, विच इज एक्सेलेंट एक्चुअली। तो आई थिंक, लेकिन हम फिर वही बात आती है कि इन्फेक्शन के अगर शुरू के हफ्ते में करेंगे तो ये मदद नहीं करेगा रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये इन्फेक्शन होने के पहले के हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से ये मदद करना शुरू करेगा।
अब इसमें अगर बना लें हम लोग तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम आएंगी, लेकिन इतनी जल्दी बना लेना, क्योंकि इसमें सब में क्वालिटी कंट्रोल का बहुत इश्यू होता है। नहीं तो फिर जैसे अभी बात हो रही है कि चाइना से आ गई किट्स और फिर ये झोल पड़ गया इसमें, तो ये अनफॉर्चुनेट हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था और आमतौर से होता भी नहीं है। तो ये इसीलिए आईसीएमआर इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। 8 अपनी लैब्स को उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट करने को दिया है कि कॉन्कॉर्डेंस होती है कि नहीं होती आरटीपीसीआर से रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की। अगर कॉन्कॉर्डेंस नहीं होती है तो ये किट्स वापस की जाएंगी और फिर नए सिरे से उनसे दूसरी किट्स मंगाई जाएंगी, और हो सकता है दूसरे और सोर्स करें साउथ कोरिया से, क्योंकि अभी इतना ऑर्डर है इन कंपनियों के पास सारी दुनिया से कि इनको भरपाई करना ही मुश्किल हो रहा है। तो आपको किट्स दे दें, वो एक तो उसमें भी थैंक्स की बात होती है, पैसा दे के भी आपको थैंक्स कहना पड़ रहा है कि आपने किट्स दे दी, लेकिन अब अगर इस तरह की किट आई जो काम नहीं कर रही तो फिर बात नहीं बनती, फिर देन वी लूज, पर्पस इज डिफीटेड। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार इसमें बहुत गंभीर रूप से इसको इस बात को ले रही है। आईसीएमआर बहुत गंभीरता से इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जैसे हमने देखा डॉक्टर खांडेकर ने जो कहा। तो मैं समझता हूँ इसका 1-2 दिन में बिल्कुल इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये टेस्ट कहाँ पे हम खड़े हुए। ठीक, हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा रास्ता निकल जाए ताकि हमारे पास टेस्टिंग किट की कमी ना हो, हम प्रॉपर टेस्ट कर पाएं। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा आपका और डॉक्टर टंडन आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही।